मोदी साहब ने कहा है कि ये उम्मीद की एक नई किरण है, अच्छे मुस्तकबिल और यूनाइटेड इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इसको सस्पेंड किया था, उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक किया। ओआईसी ने इसका कोई इजलास नहीं बुलाया था, बल्कि यूएई जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है कश्मीर के अंदर, माल ऑफ कश्मीर वो श्रीनगर में बिल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंसर हैं, उन्होंने और दूसरे 7 मशरक़ वुस्ता के मुमालिक ने मोदी जी को हाई सिविलियन अवार्ड दिया था। फारूक अब्दुल्ला जो है, उन्होंने कहा है कि हम कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने खासकर अपनी ट्वीट में जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेड। और बीजेपी को कई साल लगे हैं इस पोजीशन पे पहुंचने में, और हम भी उतने साल का सफर जारी रखने के लिए तैयार हैं। अमित शाह साहब ने लोकसभा के एक सेशन में एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी हमारा है और हम उसको लेना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने उसमें 24 सीटें भी अनाउंस कर दी और सारा उन्होंने कहा। दूसरा, अब ये भी सोचना होगा कि वो कितने सीरियस हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, आपको वो देंगे, आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं? मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि आज भी आप कश्मीर की बजाय दुबई की प्रॉपर्टियों में, टोरंटो की प्रॉपर्टियों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कश्मीर का आपको कोई, अब कश्मीर के स्पेलिंग भी आप भूल चुके हैं आज। बल्कि मैं दुख के साथ यही कहूंगा कि कश्मीर पे आपने रिस्पॉन्ड क्या देना है, आप बलूचिस्तान के अंदर हालात कोई नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो आपके पठान भाई हैं, वो टीटीपी वाले, वो बॉर्डर से क्रॉस करके अंदर आपको घुस के मार रहे हैं। बल्कि जो डिविडर लाइन है, वो कहते हैं कि अटक तक हमारा एरिया है। लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त फेयर इलेक्शन आप फ्यूचर में सिर्फ या मूवीज में देखेंगे या हिस्ट्री की किताबों में पढ़ेंगे। डॉलर कंट्रोल किया गया है आर्टिफिशियल तरीके से। आप इकोनॉमी थप्पड़ों से नहीं चला सकते। पाकिस्तान के अंदर डॉलर को कंट्रोल किया है, वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के और आईएसआई के लोगों को बिठाकर, और जो हमारे मनी एक्सचेंज वाले हैं 2-2, 3-3 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं, और वो वापस आएंगे तो फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी। आपको चलाने वाले जो ब्रिटिश आपके मास्टर्स हैं, रूलर्स हैं, वो ये समझते हैं कि अगर खबर ना दी जाए, सेंसर कर दी जाए, तो फिर सब अच्छे की रिपोर्ट है। तो फिर आपको मुबारक हो, आपको पाकिस्तान भी आप जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। तो एक मसला नहीं है, मसाइल तो बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्या आप सीरियस क्यों नहीं है, उनके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे आप? आपको लूटने वाले, आपको चलाने वाले आज भी जो है वो दे आर नॉट इन पाकिस्तान। वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल वहां नहीं है, जिस्मानी तौर पर है, और लूट मार जो वो जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? मौसम कैसा है आपकी तरफ? थैंक यू सो मच शाज़िया। आज मैरीलैंड के अंदर, बिलखसूस वाशिंगटन डीसी मेट्रो एरिया के अंदर आज इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है सुबह। वो जिस तरह कहते हैं डस्टिंग ही हुई है, कोई जमीन पे ज्यादा बर्फ जो है उसने स्टिक नहीं किया, 2-3 घंटे रुकी, लेकिन इट वाज अ वंडरफुल टू सी द व्हाइट स्नो। चले साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कश्मीर की खसूसी हैसियत के हवाले से जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट प्यूटन के दौरे मिडल ईस्ट के हवाले से, और साथ ही हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो अमरीकी दौरा है। तो सबसे पहले मैं कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूंगी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उसकी जो खसूसी हैसियत के खात्मे का जो आर्टिकल है उसको वो बरकरार रख रहे हैं कि कश्मीर की खसूसी हैसियत जो खत्म की गई थी वो इसी तरह बरकरार रहेगी, और पाकिस्तान की तरफ से इस फैसले को मुस्तरद किया जाता है। आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? आप खुद एक लॉ के स्टूडेंट हैं, कश्मीर की हैसियत आप जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी आप जानते हैं कि वो क्या कहती हैं, और दोनों ममालिक का जो डिस्प्यूट है, दोनों ममालिक के दरमियान जो एक क्लैश चलता आ रहा है उस वक्त 1947 से लेकर अभी तक, वो भी सिर्फ कश्मीर की वजह से है। तो आप क्या समझते हैं, ये मामला किस तरह से हल हो सकता है? देखें शाज़िया, इस मामले पे सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस पे फैसला किया है कि वो 370 जो है वो एक आर्जी एक्ट था, और उसको
वो एक टेम्पररी सोल्यूशन था, तो उसको बिल्कुल उन्होंने कहा। जो 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इसको सस्पेंड किया था, उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। और उसके साथ ही उन्होंने आज ये भी हुक्म दिया है कि 30 सितंबर, अगले साल की 30 सितंबर 2024 तक वहां पे लोकल इलेक्शन कराए जाए। अब उसमें क्या क्या चीजें जो थी वो 2019 में सस्पेंड हुई थी। 2019 में कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ था, वहां उनका अपना क्रिमिनल कोड था वो खत्म हुआ था, उनका अपना एक झंडा था वो खत्म हुआ, और उसके बाद वहां पे एक ऐसा कानून था कि कोई भी बाहर से आके वहां पे प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था। ये सारे कानून उसके इस एक जो उन्होंने 370 को खत्म किया उसके साथ खत्म हो चुके हैं। उसको 3 रीजन में तकसीम किया गया, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। ये 3 उसके रीजन में उन्होंने 3 बनाए उसके। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि कश्मीर का वही स्टेटस होगा जो दूसरी स्टेटों का स्टेटस है भारत के यूनियन के अंदर, यूनाइटेड इंडिया। जो इस पे 3 लोगों ने इस पे अपना इजहार ख्याल किया है। मोदी साहब ने कहा है कि ये उम्मीद की एक नई किरण है, अच्छे मुस्तकबिल और यूनाइटेड इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने कहा है कि हम कोशिशें जारी रखेंगे, और बीजेपी को कई साल लगे हैं इस पोजीशन पे पहुंचने में, और हम भी उतने साल का सफर जारी रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खासकर अपनी ट्वीट में जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेड। फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो है वहां की एक लीडर है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद जो नहीं छोड़ेंगे। इस पे रिएक्शन आया है, इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी उसको मुस्तरद किया है। और उसके बाद मैडम लोधी जो कि हमारी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में भी रिप्रेजेंटेटिव रही हैं और अमेरिका के अंदर एम्बेसडर भी रही हैं, उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दी है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि इसके ऊपर कोई फैसला दिया जा सके, क्योंकि ये इस अ कंट्रोवर्सल मैटर इज ऑलरेडी सिटिंग इन द यूनाइटेड नेशन। लेकिन इस पे ये पहला पिछले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये दूसरी दफा ये इस तरह की चीज आई है। पहले अमित शाह साहब ने लोकसभा के एक सेशन में एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी हमारा है और हम उसको लेना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने उसमें 24 सीटें भी अनाउंस कर दी और सारा उन्होंने कर। अब वो भी एक वाकया पहली दफा नहीं है, पहले भी वो कई दफा कह चुके हैं कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, हम वो लेंगे। बाजवा साहब के पिछले दौर में अंदर इमरान खान के साथ, और किसी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया था। तो आज फिर दोबारा उन्होंने इस चीज को शुरू किया है। उसकी वजूहात हैं, एक तो वहां इलेक्शन है और उन्होंने वहां पे इलेक्शन में ये चीजें उन्हें सूट करती हैं। दूसरा, अब ये भी सोचना होगा कि वो कितने सीरियस हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, आपको वो देंगे, आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं? मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि आज भी आप कश्मीर की बजाय दुबई की प्रॉपर्टियों में, टोरंटो की प्रॉपर्टियों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कश्मीर का आपको कोई, अब कश्मीर के स्पेलिंग भी आप भूल चुके हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का आज। बल्कि मैं दुख के साथ यही कहूंगा कि कश्मीर पे आपने रिस्पॉन्ड क्या देना है। आप बलूचिस्तान के अंदर हालात कोई नहीं समझने की कोशिश कर रहे। इस वक्त जो आपके पठान भाई हैं वो टीटीपी वाले, वो बॉर्डर से क्रॉस करके अंदर आपको घुस के मार रहे हैं। बल्कि जो डिविडर लाइन है वो कहते हैं कि अटक तक हमारा एरिया है। तो एक मसला नहीं है, मसाइल तो बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्या आप सीरियस क्यों नहीं है, उनके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे आप? आपको लूटने वाले, आपको चलाने वाले आज भी जो है वो दे आर नॉट इन पाकिस्तान। वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल वहां नहीं है, जिस्मानी तौर पर है, और लूट मार जो वो जारी है। टूटे फूटे रिस्पॉन्ड है। मैं बल्कि दुख के साथ कहूंगा कि 2019 में जब आपका ये वाकया हुआ था, ओआईसी ने इजलास तक नहीं बुलाया था। पाकिस्तान में 3 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती थी। खामोशियों से क्या होना है? सड़क का नाम श्रीनगर हाईवे रखने से तो नहीं ये चीजें होती ना, इससे चीजें तो बहुत बड़ी होंगी। खामोशियां तो खामोश, तो आप 25 करोड़ लोग खामोश हैं, खामोशी का क्या फायदा? शाजिया इन्होंने उसके बाद ये मैं कहूंगा कि
OIC ने इसका कोई इजलास नहीं बुलाया था, बल्कि UAE जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है कश्मीर के अंदर, माल ऑफ कश्मीर वो श्रीनगर में बिल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंसर हैं, उन्होंने और दूसरे 7 मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। आपका साथ देने की बजाय दुनिया अब उनके साथ है, ये मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद आपके हालात आज भी हैं, क्योंकि खैरात मांगने जाते हैं, आप लेट जाते हैं, लेटे हुए सारी दुनिया के सामने। मोहम्मद बिन सलमान जब भारत जा रहे थे, आपने मिन्नतें की उनकी, एक घंटे आप पाकिस्तान रुक जाए, वो नहीं है, क्योंकि आप हर वक्त उनके दरवाजे पे खड़े खैरात मांग रहे होते हैं। क्यों आएंगे वो यहाँ पे? तो सूरत हाल ये है कि आप दुनिया में आइसोलेटेड हैं। आपसे मैं क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं, दुनिया की किस कंट्री के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक है? और जिनके साथ भी ठीक होते हैं, खैरात बेस्ड रिलेशनशिप है, पैसे मांगते हैं आप, वो देते हैं, तो आप कहते हैं हमारे इनके साथ रिलेशनशिप है। ये कोई रिलेशनशिप नहीं होते, ये तो को अल्लाह के वास्ते दे दियो, कहते हैं अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो भाई, बाबा हम दुआ देंगे। बच्चे लंदन में भूखे बैठे हैं, लंदन टोरंटो में बच्चे भूखे बैठे हैं, बस यही आपका चल रहा है। लेकिन ये कि आज उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है कि कश्मीर उनका है। अब इधर आप प्लीज जो है वो ना देखें, तवज्जो भी ना दें। आप जो दुबई में आपने जो लूट डाली हुई है तो उसी में आप मसरूफ रहें। लेकिन ये कि कोई पाकिस्तान में किसी ने ना इस पे कोई कवरेज दी है, ना अमित शाह साहब की जो उस दिन स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, उस पर भी आपने कवरेज नहीं दी। आपको चलाने वाले जो ब्रिटिश आपके मास्टर्स हैं, रूलर्स हैं, वो ये समझते हैं कि अगर खबर ना दी जाए, सेंसर कर दी जाए, तो फिर सब अच्छे की रिपोर्ट है। तो फिर आपको मुबारक हो, आपको पाकिस्तान भी आप जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। जिस तरह मेरा मकसद है, आपने 76 साल पाकिस्तान को चलाया है, उसी तरह चल रहा है। अच्छा साजिद साहब, सदर प्यूटन का जो मिडिल ईस्ट का दौरा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया में अमेरिका कमजोर नजर आता है। पुतिन जो साहब हैं, इन्होंने पिछले वार के दौर में इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी रही। वो तेल मुसलसल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज उनके ऊपर सैंक्शंस के इशारे करते रहे, सैंक्शंस कामयाब नहीं थी। उन्होंने तेल जो है अपनी मर्जी से बेचा, भारत ने भी लिया, और उन्होंने बहुत पैसा बनाया इसमें यूक्रेन वार में। आज यूक्रेन छोड़ के अभी अमेरिका का पसीना खुश्क नहीं हुआ था यूक्रेन वार का, कि वो इसराइल में फंस चुका है बड़े बुरे तरीके से। तो यूक्रेन को तो अब भूल जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अब आगे ताइवान को भी भूल जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास खुद आज पैसे नहीं है, बहुत बुरे हालात। तो इन सर्कमस्टांसेस में पुतिन साहब UAE गए, सऊदी अरेबिया गए, उन्होंने मशरिक़ वुस्ता की चीजों को डिस्कस किया। और जो बिलखसूस सबसे पहली बात ये हुई कि जब वापस पहुंचते ही गए तो उसी दिन ही रईसी साहब जो हैं, ईरान के जो सदर हैं, वो उसी दिन वहां पहुंच गए। क्या लेने गए हैं? जहां तक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इस वक्त वॉशिंगटन DC के अंदर जो चैटर्स हैं, कि वो चाहते हैं कि 26 मुमालिक हैं जिनके ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी सैंक्शंस लगा रखी हैं, वो उनको लीड करना चाहते हैं और अपना मॉनेटरी सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसके जरिए वो 26 मुमालिक जो है दुनिया के साथ अपना ट्रेड कर सके। इस वक्त जो नई खबरें और आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया यमन के साथ भी अपने रिलेशनशिप ठीक कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने पहले ईरान के साथ भी अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिए थे। एक और खबर इसी हवाले से आई है कि UAE के जो सदर हैं, जो UAE के रूलर है खलीफा, उन्होंने कहा है कि वो तेल की जो तिजारत है वो अपनी करेंसी में करेंगे। उन्होंने भी डॉलर को खैर बात कह दी है। अमेरिका बहादुर जो है वो इस वक्त बड़े बुरे तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन किसी को कोई यहाँ परेशानी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मसाइल का हल इनके पास मौजूद ही नहीं है। इनकी फॉरेन पॉलिसी की फ्लोर है, और चाइना और रशिया और इंडिया, ये 3 नई ताकतें जो है, खासकर 2 ताकतों का अलायंस है आपस में, रशिया और चाइना का। और भारत खुद ही मैं समझता हूँ तरक्कियों में है, अमेरिका के साथ ट्रेड भी कर रहा है, अमेरिका को चला भी वही रहा है। 7.8% उनकी तरक्की की शरह है, जो मैं समझता हूं कि अमेरिका की तरक्की की शरह से डबल है। तो ये पुतिन साहब का दौरा था, बड़ा कामयाब दौरा उन्होंने किया है। यूक्रेन की एनेक्सेशन भी पहले वो कर चुके हैं, 7 जो एरिया उन्होंने लिए थे। लेकिन आज जो यूक्रेन के सदर हैं वो बेचारे रोज अमेरिका के खिलाफ को बयान छोड़ते हैं कि आपने हमें दरमियान में छोड़ दिया है। लेकिन अमेरिका अब क्या करे? अब जो मैं खासकर अगर यही जंगों की बात की है तो बिलखसूस मैं बात करना चाहूंगा कि जो इजराइल की खबरें इस वक्त आ रही है, इजराइल
वो इजराइल में पिछले दिनों उनके फौजियों ने कोई एक वीडियो लीक की थी जिसमें फलस्तीनियों को जमीन पर बिठाया हुआ था, उनके कपड़े उतार कर आंखों पर पट्टियां बांध के। आज उस वीडियो पे इजराइल ने IDF जो है, इजराइल डिफेंस जो फोर्स है, उन्होंने उस पर माफी मांगी है, क्योंकि और इन्होंने कहा था ये हमास के लोग हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन उनमें से हार्डली 8 या 9 लोग थे जो हमास के थे। एक यहाँ पे उस पर एतराज ये जिसकी वजह से माफी मांगी गई है कि उन लोगों में जो बैठे हुए थे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी उसमें था, जो एक अमेरिकन या था यानी, लेकिन किसी अमेरिकन, उसको न्यू अरब मेरा ख्याल है या वाशिंगटन DC के अंदर चैनल है जिनका वो जर्नलिस्ट था, तो उसको कपड़े उतार के वहां बिठाया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि तो जर्नलिस्ट है, ये तो हमास के नहीं है। तो IDF जो है उन्होंने उस पर माफी मांगी है। दूसरा, इस वक्त अमेरिका जो है उन्होंने उनको कहा है कि आप 1 महीने तक जो करना है, जितने इस फलस्तीनी मार लें, उसके बाद हम आप पे आपकी मदद नहीं करेंगे। दूसरा, जो इजराइल के जो उनके डिफेंस के लोग हैं उन्होंने कहा है कि शायद ये ऑपरेशन 2 महीने मजीद चले, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरीके से तकरीबन 17,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, अफसोस उन पे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस्लामिक ममालिक में है जिनको कोई न परवाह है ना सोच है, और अपने लूट में रंग रंग की बोलियां बोल रहे हैं, अपनी कौमों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। दुख के साथ कहूंगा कि दुनिया का 2nd बिगेस्ट रिलीजन, कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे वो जलीलो ख्वार ना हो रहे हो, चाहे वो अपने मुल्कों में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं। ये हालात हैं क्योंकि ना आपको इस्लाम का पता है, तो ना सिविलाइजेशन का पता है, तालीम से आपकी दूरी है, इंग्लिश से आपने बाइकाट कर रखा है। साजिद साहब, जनरल आसिम साहब भी दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे के हवाले से जनरल आसिम साहब का जो दौरा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? किस नौयत का दौरा है और इस दौरे का मेन मकसद क्या है? इस वक्त आजकल देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिकन कैंप में है। चाइना आपसे नाराज है। नाराज इसलिए है कि जिस तरीके से चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर हमले होते रहे, उनको अगवा किया गया, और जिस तरीके से आपकी ब्यूरोक्रेसी ने उनसे रिश्वतें ली हैं, जिस तरीके से आपने CPEC के प्रोजेक्ट से आपने पिज़्ज़े खरीदे हैं, वो नाराज हैं। कभी वो अपनी एम्बेसी बंद करते हैं, कभी प्रोजेक्ट बंद करते हैं। आपने फौरन इसी मौके का फायदा उठा के तो आप इस वक्त बिल्कुल अमेरिका बहादुर के आसपास घूम फिर रहे हैं, चाहे IMF के डॉलर हों या चाहे अमेरिकन जो आगे उनके फ्रंटमैन है UAE वाले या कुवैत वाले, चाहे उनसे वो पैसे सऊदी अरेबिया से कोई दिलाएं आपको, आप बिल्कुल आजकल इनके टुकड़ों पर हैं। लेकिन इस पे जो मैं राय है मुख्तलिफ किस्म की कि लोग समझ रहे हैं कि क्या करने आए हैं। आसिम मुनीर साहब फौजी हुकाम से मिलेंगे। ऑस्टिन लॉयड हैं जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनसे मिलेंगे। और दूसरा जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि वो एक तो तशवीशनाक हद तक पाकिस्तान जो है उन्होंने एहतजाज किया अमेरिका से भारत के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों 18 से 20 लोगों को मर्डर किया गया, जिसमें से 3 सिख थे, बाकी सारे पाकिस्तानी थे। शकूक व शुबहात, इनके इशारे जो हैं ये समझते हैं इनको राह ने मरवाया है, लेकिन ये अभी तक सिर्फ ही सेड शी सेड है, ये मुस्तनद खबरें नहीं है। दूसरी बात डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है और TTP उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही है। तीसरी बात क्या करेंगे कि जो असला ये छोड़ के गए थे वहां पे, वो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, या उसके लिए आप असला दें या पैसे दें। तो ये और इन चीजों के बाद मेरे ख्याल में जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं अपने नए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे पेंटागन के साथ और डेमोक्रेट पार्टी के साथ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो अपने दौरे पर आए हैं, अब देखें कि वो यहाँ से क्या लेकर जाते हैं। लेकिन ये उनके सरकारी नौयत के दौरे हैं, उस पर इसके अंदर वो मेरे ख्याल में किसी भी सिविलियन या किसी डायस्पोरा से एंगेजमेंट अपनी नहीं करेंगे। साजिद साहब, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बात करना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? और इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कुछ अरसे से स्टॉक एक्सचेंज काफी बुलंदियों को छू रही है, जो उसके जो असरात हैं, क्या वो एक आम आदमी तक जा सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से किसको फायदा हो सकता है, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या इसके ऊपर असरअंदाज हो रही है? देखिए, सियासी नहीं, डॉलर कंट्रोल किया गया है आर्टिफिशियल तरीके से। मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप इकोनॉमी थप्पड़ों से नहीं चला सकते। आपने पाकिस्तान के अंदर डॉलर को कंट्रोल किया है, वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के और ISI के लोगों को बिठाकर
और जो हमारे मनी एक्सचेंज वाले हैं 2-2 3-3 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं और वो वापस आएंगे तो फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी। देखें, इकॉनमी ठीक होती है कि अगर आपका इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। लेकिन आपके पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज ना मैन्युफैक्चर हो रही है, ना होने की कोशिश की जा रही है जिससे आपकी इकॉनमी बेहतर हो। और उससे ये एक आर्टिफिशियल सा है, बाहर से कुछ 4 पैसे कभी आते हैं खैरात के तौर पे, तो थोड़े बहुत ही, पाकिस्तान में तो बहुत थोड़े से परसेंटेज जो पाकिस्तान पहुंचती है, ज्यादातर तो यही रास्ते में रुक जाते हैं कहीं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो एक तो स्टॉक एक्सचेंज की बात है, और उससे फायदा किसको होता है? जनरल मैसेज को उसका कोई फायदा नहीं होता। लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के स्टॉक लेते हैं, ऊपर जाते हैं, उन्हीं को सब लोगों को पैसा होता है जो ब्रोकर होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो, या बड़े इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए इस वक्त इलेक्शन के हालात ये हैं कि अमीर मुकाम साहब जो कि इस वक्त नून लीग के हैं, उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन 2 से 4 हफ्ते डिले करना चाहिए बर्फबारी की वजह से। आज जरदारी साहब ने भी उसको इंडोर्स किया है कि उन्होंने कहा कि 2 या 4 हफ्ते डिले करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ किस्म के अलायंस जो हैं वो बन रहे हैं, MQM से बन रहे हैं, बाप पार्टी से बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंटें हो रही हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खिचड़ी, बहुत बड़ा एक अलायंस करप्शन का बनाया जा रहा है कि सारे मिलकर तय कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को लूटेंगे कैसे। और उसके बाद मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन नहीं है। वही इलेक्टेबल जो पहले दूसरी पार्टियों से तोड़कर PTI में लेकर आए गए थे, अब वही जो है अब मुख्तलिफ अपने, या तो होम पार्टीज जो उनकी शुरू की पार्टियां थी, या तो वहां से जाके इलेक्शन लड़के फिर दोबारा असेंबली में पहुंच जाएंगे, या आजाद इलेक्शन लड़के तो फिर बाद में अपने टिकट बेचेंगे, अपने बेच के पार्टियों से पैसे लेकर तो उनमें चले जाएंगे। कोई नई बात नहीं होगी उसमें। पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की अगली जनरेशन को उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये एक एक्सरसाइज हो रही है, कैबिनेट बन रही है, अलायंस बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, मैंने अभी तक किसी लीडर के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक किस तरह करना है। मियां साहब ने अगले दिन स्पीच एक में कह दिया दोबारा कि मैं भारत से रिलेशनशिप ठीक करूंगा। कैसे करेंगे? आप कर सकते हैं भारत से रिलेशनशिप ठीक? पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट, वहां पे इस तरह के फैसले सिर्फ जो एस्टेब्लिशमेंट करती है। मियां साहब, आपने पहले जो आप कहते हैं कि आपने कहा है कि मैं पहले भी मिला था, कभी कारगिल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसीलिए हो जाता रहा है क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक रखना, वो जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, आप सियासी बयानों तक ही रख सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकेंगे। आपके छोटे भाई ने भारत की एम्बेसी में अपना ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन $1 का ट्रेड नहीं कर सके 18 महीने में। तो ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। ये भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप वो मुल्क करेंगे या फिर एस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये किसी सियासी लीडर को इसका फैसला करने का मेरे ख्याल में ना कोई हक है, ना उनकी कोई ताकत है। साजिद साहब, आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि क्विक अगर आप आंसर दे दें कि अमेरिका में भी इलेक्शंस का दौरा है, इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गया है, तो वहां पे आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? इसमें मैं जीतता नजर आ रहा है कि डेमोक्रेट होगा प्रेसिडेंट जो भी होगा। लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त फेयर इलेक्शन आप फ्यूचर में सिर्फ या मूवीज में देखेंगे या हिस्ट्री की किताबों में पढ़ेंगे। आप फेयर इलेक्शन एक ख्वाब बन चुका है। यहां पे इनको पता चल चुका है कि इलेक्शन को किस तरह जीतना है, जिस तरह जिताना है डेमोक्रेट पार्टी को। मैं उसकी मिसाल दूंगा। मैं एक स्टेट में, हमारे बिल्कुल एडजॉइनिंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहां पे एक सेनेटर पिछली दफा इलेक्शन जीते हैं, सेनेटर जॉन फेटरमैन। वो एक लफ्ज मुंह से नहीं बोल सकते, हैंडीकैप है, और उन्होंने एक बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर आज को शिकस्त देकर इलेक्शन जीते थे। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर सेनेटर जॉन फेटरमैन इलेक्शन जीत सकते हैं तो अमेरिका के अंदर फेयर इलेक्शन जो है वो एक सिर्फ ख्वाब बन चुका है। तो इस वक्त आज भी जो सदर है वो ओबामा साहब है। बाइडन साहब एक सिर्फ पपट है, उनको खुद नहीं पता कि वो कहां खड़े होते हैं। ओबामा साहब ने, आपको ये बताना चाहूंगा, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी कभी छोड़ा ही नहीं था। वो व्हाइट हाउस से तकरीबन कोई 10 ब्लॉक दूर एक घर उन्होंने अपना खरीदा, वहां से रहते हैं, वहीं से रह के अमेरिका को चलाते हैं। अगले अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी फैसला ओबामा साहब ही करेंगे।
बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। अपना फीडबैक हमें देना ना भूलेगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।